हेलो आदाब नमस्ते। मैं हूं सोफिया और आज इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स पर हम आए हैं हरिद्वार। हम मिलने आए हैं संदीप जैन जी से, जो को फाउंडर हैं एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के। ये तकरीबन एक 4000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी है और यहाँ 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 4 रिसर्च सेंटर्स हैं और इनके तकरीबन 18,000 SKUs हैं। और इसका मतलब है कि आपके घर में पाई जाने वाली हर 10 में से एक दवाई इन्हीं की बनाई हुई है। तो आइए मिलते हैं संदीप जैन जी से। तो आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं मिस्टर संदीप जैन जी से, जो फाउंडर हैं एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के। नमस्ते सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार, थैंक यू। एंड बहुत खुशी हुई आपसे मिलते हुए। सेम हियर। हरिद्वार में एक बहुत नामी नाम है एकम्स का। हम लोग जहाँ जहाँ से गुजरते हुए आए हैं, एकम्स की एक अपनी पहचान है यहाँ पर हरिद्वार में। तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। एकम्स की शुरुआत 2004 से हुई। 2004 में मैंने हमारे एल्डर ब्रदर के साथ में मिलके, यानी कि उन्होंने हमारे साथ मिलके एक वेंचर का प्लान किया। हमने एक कंपनी को फॉर्म किया अप्रैल 2004 में, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के नाम से। और उसी दौरान हमने यहाँ सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया, जिसके अंदर हमने एक ज़मीन रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से और उन्होंने हमको अलॉट किया। सेम मंथ में ही हमें ज़मीन मिल गई। हमने विद इन 2 मंथ्स कंस्ट्रक्शन चालू किया। कंस्ट्रक्शन चालू करने के बाद में हमने विद इन द सेम कैलेंडर ईयर, यानी कि 2004 के अंदर अंदर ही हमने प्रोडक्शन को चालू किया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई। तो उसकी नींव कहाँ पड़ी थी? क्या इससे पहले आपका कुछ फार्मा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस था? जी, 1984 के अंदर हमारे एल्डर ब्रदर संजीव जी, जो कि को फाउंडर को प्रमोटर हैं, ही इज़ ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर इन द सेम कंपनी एंड आई एम ऑल्सो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हमने एक ट्रेडिंग शॉप खोली। उस समय पे हम एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और वो ट्रेडिंग शॉप किधर थी? भागीरथ पैलेस में। अच्छा। तो आप इसको ऐसे समझे कि हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो हमारे मन में एक विचार था कि क्यों ना हम एक बिज़नेस करें, बजाय कि हमको पढ़ाई लिखाई के बाद में कहीं सर्विस में जाना पड़े। तो हमारे फादर का इंस्पिरेशन भी यही था कि आपको बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस करेंगे तो कम से कम आप एक नौकरी रिजर्व छोड़ देंगे किसी और के लिए, और कल को अगर आपका बिज़नेस बढ़ेगा तो आप कुछ लोगों को हायर करेंगे, तो यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बनेंगे। ऐसा विचार बना था। तो जब हम बात करते हैं कि हम मिडिल क्लास से हैं, यूजुअली परेशानी ये होती है कि जो कोई भी सोचता है कि भाई एक नौकरी हो जाएगी, सेफ़ हो जाएगा और हमारे पास घर में पैसे रोटेट होने लगे, हमारा घर कंफर्टेबल हो जाएगा। और मिडिल क्लास लोगों के लिए अक्सर ये एक जद्दोजहद होती है हमेशा कि एक वो सिक्योरिटी वाली नौकरी करें या एक रिस्क वाला बिजनेस करें जिसमें इनिशियली हमको पैसा लगाना पड़ता है। तो वो वाले डिसीजंस आपने कैसे लिए? इसमें क्या था कि देयर वाज नथिंग टू लूज। बहुत कुछ नहीं था हमारे फादर के पास, कुछ ऐसा बहुत बड़ा पैसा नहीं था जहाँ पे कि हम बिज़नेस को स्टार्ट करते। हमने एक पार्टनर की तलाश की। पार्टनर हमें मिले जिन्होंने मतलब मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था हमारे फादर के पास में। तो हमने एक 55 स्क्वायर फीट की 55 स्क्वायर फीट की शॉप भागीरथ पैलेस चांदनी चौक में ली, जो कि उस समय पे फार्मास्यूटिकल मार्केट मानी जाती थी। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। संजीव जी सिर्फ 2-3 महीने के लिए किसी फार्मास्यूटिकल शॉप पे जाके थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके आए, एज ए सपोर्ट, एज ए हेल्प। उन्होंने 1 साल के आसपास उनके साथ काम किया। वो अपना कॉलेज तो कर ही रहे थे, साथ साथ उस शॉप को सपोर्ट करते थे, एज ए हेल्पर मान सकते हो उसको। और फिर वहाँ से सीख के हमने सोचा कि हमें इस दुकान पे, इस बिज़नेस पे जाना चाहिए। और वो जो थॉट था वो फार्मा इंडस्ट्री में आने का नहीं, बल्कि सर्वाइवल का था। कुछ ऐसा करना था कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि फैमिली में इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हमने सोचा कि हम क्यों ना जूस की दुकान खोल लें, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। रेंटल शॉप मिलेगी, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम काम कर पाएंगे। तो आपको कुछ याद है आपने कितने में रेंट पे लिया था, या 1984 में? हमारी फैमिली का लगभग 1.5 लाख रुपए लगा था उसमें। ओके। टोटल इन्वेस्टमेंट वाज 1.5 लाख, जो हमारे फादर ने हमको दिया था जी। तो उसके बाद में हमने ट्रेडिंग शुरू की। बहुत कुछ हम नहीं जानते थे, लेकिन वो नहीं जानना भी कभी कभार, अज्ञानता भी ज्ञानता का कारण बनती है। क्यूरोसिटी को हमेशा जागृत रखती है। तो उस क्यूरोसिटी की वजह से
सीखने की इच्छा होती थी। हमें ये मालूम था कि हर एक सामने वाला जो है वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, तो उनसे सीखना है। तो उनसे सीखते गए और उस बिज़नेस को करते गए। और 1984 में जब आपने शुरुआत की, आप बता रहे हैं कि चांदनी चौक में आपने एक छोटी शॉप से शुरुआत की थी, और अक्सर लोगों के पास, मिडिल क्लास लोगों की मजबूरियाँ होती हैं कि या तो नौकरी कर लें और अपने घर में एक स्टेबिलिटी ले आएँ कि हाँ हर महीने पैसे रोल हो रहे हैं, और अपना बिजनेस खड़ा करना, स्पेशली 1984 में जब इकनॉमी इतनी डेवलप भी नहीं थी, और ये रिस्क लेना, क्या क्या सोच चल रही थी आपके दिमाग में? उस समय पे सोच काफ़ी सारी थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सोच थी कि हमें बिज़नेस में जाना है। क्यों जाना है? ताकि हम, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था कि उस समय पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, तो टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट वाज ए चैलेंजिंग टास्क फर्स्ट। दूसरा ये कि हमारे फादर का एक थॉट था कि क्यों ना आप अगर एक एम्प्लॉयमेंट किसी के लिए छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ आपने अच्छा काम किया, और अगर आप बिज़नेस करेंगे तो ज़रूर एक ऐसा समय आएगा कि आप कुछ ना कुछ लोगों को हायर कर पाएंगे। तो आप गिविंग एम्प्लॉयमेंट जो है उससे बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय पे वो देखते थे व्हेन ही वाज वर्किंग विद डालमियाज, तो उनको पता था कि कैसे लोग एक एक नौकरी के लिए तरसते हैं। तो वो थॉट था। और दूसरा, फाइनेंशियली लूज़ करने को बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि फादर के पास कुछ इतने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे कि जिसको कि वो अगर हम स्टेबल करेंगे तो स्टेबल कितना कर लेंगे। तो जैसे फादर रह रहे वैसे ही हम रह पाते। ही वॉज हाईली क्वालिफाइड, अब हम उतना पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत सारे सवाल थे। तो आपके फादर क्या करते थे? ही वॉज कंपनी सेक्रेटरीज, ही वॉज वर्किंग विद डालमिया सीमेंट्स के साथ थे, और ही वॉज रिपोर्टिंग टू विष्णु हरी डालमिया जी। तो जो आपने शॉप स्टार्ट करी, उसके पीछे कुछ एक्सपीरियंस था आप लोगों के पास? क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में घुसना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हमारे एल्डर ब्रदर जो हैं वो, हमारे मामा जी की एक शॉप थी जो कि वहीं उसी मार्केट में थी, भागीरथ पैलेस में, फार्मा की ही थी। तो और फैमिली को देख के जो थॉट था कि बिज़नेस में आना है, क्योंकि देखते थे फैमिली के कुछ लोगों को बिज़नेस में, तो एक थॉट भी आता था कि बिज़नेस में आना ज़रूरी है। ऊपर से एक थॉट था कि भाई सर्विस पहले ही बहुत मुश्किल से मिलती है, तो क्यों ना हम बिज़नेस में आएँ, और दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बने, ना कि एम्प्लॉयमेंट कंज्यूमर बने। तो ये पहली सोच थी। दूसरी सोच थी सर्वाइवल की, और अब सर्वाइवल के समय पे जो भी मिल जाता वो करते। लेकिन क्योंकि संजीव जी को, हमारे एल्डर ब्रदर को, जो काम करने का मौका मिला फार्मा शॉप पे, उन्होंने लगभग अपने मामा जी को कुछ महीनों तक सपोर्ट किया एज ए सपोर्ट स्टाफ, जो एक शॉप में क्या हो सकता है आप समझते हैं। तो उनकी शॉप का साइज़ भी ऑलमोस्ट वही सेम 55 स्क्वायर फीट था। तो उस एक्सपीरियंस को ही एक्सपीरियंस मान के, क्योंकि जाना तो था ही बिज़नेस में, और हमने वो शॉप अपनी स्टार्ट कर ली। हमारे फादर ने अपने फ्रेंड से बातचीत की, उनका भी मन था कि कुछ बिज़नेस में बच्चों को अलग से लाना है। तो उनके पास पैसा था, क्योंकि वो ऑलरेडी बिज़नेस में थे, लेकिन उनको लगता था कि उस बिज़नेस से हट के कुछ और करना है। तो ऐसा करके हमने एक इन्वेस्टमेंट उनसे लिया। हमने, जो हमारे फादर के पास थोड़ा सा पैसा था, 1.5 लाख रुपीज़ उन्होंने लगाया, और उसको लगा के हमने वो शॉप शुरू किया। क्योंकि हम बहुत कुछ नहीं जानते थे, तो मन में एक विचार था कि हम जानकार नहीं हैं, और जो भी हमारे आसपास है वो सभी लोग जानकार हैं। तो क्यूरोसिटी ऑफ लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी बात, वो एज भी हमारी ऐसी ही थी कि संजीव जी ने जस्ट अपना 18 कवर क्रॉस किया था। वो ही वॉज 18.5, आई वॉज ए माइनर, आई कुडंट बी पार्टनर ऑफ दैट शॉप, क्योंकि इट वॉज ए पार्टनरशिप फर्म। तो बिकॉज ऑफ कि मैं माइनर था, तो हम भी दुकान पे जाते थे। मैंने 12th कंप्लीट ही की थी तब। तो पर्पस था कि बिज़नेस करना है, और फिर वो हर एक व्यक्ति से सीखना है, हर एक घटना से सीखना है। और ऐसा सीखते सीखते ही हम लोगों ने उस ट्रेडिंग बिज़नेस को बढ़ाया। किसी ने जानबूझ के कहा कि मार्जिन ही कितना है, 2%। तो हमें उसको नॉलेज के तौर पर लिया कि 2% मार्जिन है। तो हमें लगा कि 100 रुपये की चीज़ को 102 में बेच देना चाहिए। तो हम कॉम्पिटिटिव हो गए, क्योंकि वो तो ज़्यादा मार्जिन लेते थे। लेकिन हमें लगा जब मार्जिन 2% होता है तो 2% से ज़्यादा क्यों लेना। हम कॉम्पिटिटिव हो गए। उन लोगों को ज़्यादा मार्जिन की आदत थी, हम लोगों को तो 2% बहुत दिखाई दिया। दूसरी बात, लोगों ने ही बताया कि 2% मार्जिन होता है फार्मा में। ऐसा होते होते हमारी शॉप के बढ़ने के चांसेस बढ़ गए, क्लाइंट्स हमारे पास आने लगे, और हम एक अच्छे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हो गए बहुत ही जल्दी। काफ़ी वर्ष तक हम उस शॉप को चलाते रहे। हमने देखा कि मेडिसिन्स की काफ़ी शॉर्टेज है। उसी दौरान हमने अपनी एजुकेशन को भी प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़ाई। हम कभी कॉलेज नहीं गए।
ना मैं गए ना हमारे भाई साहब गए। बट अहमियत इतनी दी कि आपने एक प्राइवेटली भी कंटिन्यू की। पढ़ाई के ऊपर तो फोकस था। हमारे फादर हाईली क्वालिफाइड थे, ही वाज कंपनी सेक्रेटरी, ही वाज एलएलबी, तो वो पढ़े लिखे थे और फैमिली में कल्चर था कि पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी था कि व्यापार करना है। तो और व्यापार का मौका जीवन में जो चांस होता है वो हमेशा नहीं मिलता, जिस समय पे मिले उस समय पे आपको उसको ग्रैब करना होता है। तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब उसी मोमेंट पे करना था, इसलिए उस मोमेंट पे ही किया। तो सीखते गए और देखा कि मेडिसिन की बहुत भारी शॉर्टेज है। उस समय पे कुछ फ्यू मल्टीनेशनल्स होती थी, कुछ इंडियन कंपनीज होती थी और बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे। शायद बहुत ज़्यादा हमारा जो कानून व्यवस्था थी दवाइयों के कंट्रोल की वो भी उस लेवल की नहीं थी, तो जिस कारण से अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन के ऊपर लोगों का भरोसा थोड़ा सा होता था कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हमने एज ए ट्रेडर भी ये सोचा कि भी हमें इस बात को ध्यान, इवन इफ़ वी आर अ ट्रेडर और हमारी कोई लीगल बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है, कि हम इस बात को ध्यान दें कि अच्छी ही मेडिसिन खरीदें और अच्छी ही बेचें। तो उस वक्त मेडिसिन कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही थी? मेडिसिन सब जगह पे बनती थी, दिल्ली में बनती थी, अहमदाबाद, मुंबई में बनती थी, कुछ इंपोर्ट भी होती थी, मल्टीनेशनल्स भी थे, लेकिन इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा नहीं थी और इंडियन कंपनीज जो थी वो लोअर प्लेयर ही जानी जाती थी। इसी दौरान हमें लगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट की जो सोच थी कि भी अपना करें, पूरा खुद का करें, और पार्टनर भी हमारे एग्जिट करना चाहते थे क्योंकि उनका अपने एस्टेब्लिश बिजनेस में ही ज़्यादा फोकस था। तो ऐसा सोचते सोचते हमने एक मैन्युफैक्चरिंग के साथ किसी के साथ टाई अप किया, वो भी ये से समवेयर 1994 की बात है। वो भी हम, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम कोई खुद मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा सकें या उसकी कोई सोच थी, लेकिन एक पार्टनरशिप में वो भी हुआ, कुछ समय तक चला। लेकिन जब पता लगा कि भाई नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट काम है, खुद से करने का है और खुद से पैशन के साथ करने का है, क्वालिटी फोकस को लेके चलने का है, फाइनेंस फोकस को सोच के हम फार्मा इंडस्ट्री में नहीं रह सकते, तो परिवार में डिस्कशन हुआ कि हमें अपना इंडिपेंडेंट एक ऐसा व्यापार करना है, एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जहाँ पे क्वालिटी फोकस हो, जहाँ पे पेशेंट फोकस हो, जहाँ दुनिया की हेल्थ फोकस हो। ऐसा सोचते हुए हमने 2004 में ये अपना फैमिली ओन्ड बिजनेस स्टार्ट किया। हमने अपने शुरुआत में 2004 की बात करें तो हमने 36 घंटे काम लगातार किया है, विदाउट स्लीपिंग किया है। मुझे ध्यान है जब मैं निकलता था अपने ऑफिस से और हरिद्वार आता तो 4 नाइट्स में कार में सोता था और 3 नाइट्स में बेड पे सोता था, क्योंकि मुझे हरिद्वार 2 बार हफ्ते में 2 बार आना होता था। तो मैं हरिद्वार आने वाली नाइट बेड पे कार में सोता था, फिर उसी दिन हरिद्वार से वापस जाने वाली नाइट पे भी मैं कार में सोता था, और सिर्फ कार में ही सोता था क्योंकि मुझे काम तो 6 ही दिन करना है कम से कम। उस दौरान तो हम 7 दिन काम करते थे वैसे मोस्टली। तो क्योंकि उस समय पे एक पैशन था कि हमें ये काम करना, हमारे पास न ज़्यादा पैसे थे, बहुत ज़्यादा अपने पैसे तब भी नहीं हुए थे, तो जो भी डेवलप हुआ, ग्रोथ हुआ, वो 2004 के बाद। तो आपकी बातों ने एक्चुअली ये प्रूव किया है कि अगर आप सही लोगों की संगति में रहेंगे जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, जो आपको लेकर जा सकते हैं कहीं आगे तक, और जो आपके दिल में एक जज्बात है उसको एनकरेज कर सकते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं आगे जा सकते हैं। और एक और सवाल था मेरा, एकम नाम के पीछे क्या थॉट है? एकम नाम के पीछे जब हमें अपना खुद से काम शुरू करना था तो हमने सोचा कि कुछ अपना नाम भी रखा जाए। तो हमने बच्चों का फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठाया और उसको सेम सीक्वेंस में डाल दिया, तो ये एकम्स बन गया। लेकिन जब हमारे फादर ने उस नाम को सोचा, समझा, तो उन्होंने कहा कि इसके और भी तो कुछ मतलब होते हैं, हो सकते हैं। तो उन्होंने देखा एकम, तो एकम वर्ड तो ऐसा है, यूनिटी को दिखाता है। एकम, एकम ब्रह्मम, एकम ओमकारा, एकम अरहम। तो एकम ब्रह्मम हिंदू धर्म में कहा जाता है, इनका एकम ओमकारा सिख में कहा जाता है, एकम अरहम जैन में कहा जाता है, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, तो यहाँ पे भी वो एकम वर्ड आता है। तो मानो मुस्लिम्स में भी वही चीज़ आ जाती है। तो ऐसा लगा कि जैसे सभी रिलीजन, सभी क्षेत्र के लोग, सभी विचारधारा के लोग जो हैं इस शब्द में समाये हुए हैं। फिर वनक्कम साउथ इंडिया में बोलते हैं तो उसमें भी वो एकम वर्ड आता है। तो ऐसा लगता है कि मानो ये जो नाम है ये बहुत कुछ समाये हुए हैं। फिर भगवान शिव के 5 नाम
जो 5 सबसे फेमस नाम है, आशुतोष, कैलाशपति, उमेश, महेश, शिव, वो 5 नाम भी यहाँ पे मैच हो रहे हैं। और हमें मौका मिला कि गंगा के घाट पे, मतलब गंगा के किनारे पे ही हमारा पहला यूनिट लगा। तो शायद कहीं प्रभु की कृपा रही, प्रभु की अनुकंपा रही, और बच्चे भी सेम सीक्वेंस में। अब जब बच्चों के नाम रखे थे तो तब तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठाएंगे और कोई नाम बन जाएगा। तो ये इसकी स्टार्ट की कहानी है। तो 2004 तक आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे थे और मोस्टली एज ए ट्रेडर कर रहे थे। और मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होने के लिए 2004 में एक पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। उस टाइम पर क्या क्या चैलेंजेस फेस किए या किस तरीके से आपने चीज़ों को आगे बढ़ाया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इस पे हम चर्चा करें तो 2004 में हमने कंपनी को फॉर्म किया। 19 अप्रैल 2004 को कंपनी फॉर्म हुई। सेम समय में हमारे पास बिल्कुल क्लियर था कि अब करो मरो वाली सिचुएशन जो होती है, कि उस सिचुएशन में हम थे, हमें करना ही है। फैमिली से एकदम मैंडेट, सबके मन में एक ही क्लियर था कि हमें ये करना है, और करना है मतलब करना है। हमको सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया ने, सिडकुल बॉडी है जो कि जिन्होंने प्लॉट काटे, उन्होंने हमारे को प्लॉट दिया। उन्होंने कहा था कि आपको अप्रैल में पूरा कंप्लीट वेल सेटअप देंगे। लेकिन जब हम गए मार्च अप्रैल के बाद मई में, तो उन्होंने कहा जी अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहे हैं, अभी रोड्स बनेंगी, अभी ये होगा वो होगा। तो हमें कहा जी हमें तो बहुत जल्दी है। तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं, मैं आपको प्लॉट आइडेंटिफाई कर दिया है हमने, आपको प्लॉट दे देते हैं, हम आपको प्लॉट एलोकेट कर देते हैं। उन्होंने प्लॉट एलोकेट कर दिया, हमको रजिस्ट्री करा दी। लेकिन रोड नहीं बनी, पावर कनेक्शन नहीं आया, पानी की इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी। लेकिन मन में पैशन बिल्कुल क्लियर था फैमिली के हमारे, कि हमें ये प्लांट सही समय पे चालू करना ही है। फार्मा इंडस्ट्री वो भी 150 दिन में प्रोडक्शन में लानी है, बिल्कुल क्लियर विचार था। हमने 800 मीटर दूर एक रोड आ रही थी, जिस रोड से 800 मीटर दूर हमारा प्लांट था, जो प्लॉट था। तो 800 मीटर का पैच हमने अपना कंस्ट्रक्ट किया डजंट मीन कि हमने कोई कारपेट रोड लगा दी। हमने बोल्डर्स डाले, पत्थर डाले, रोड़ी डाली और उसके ऊपर रोलर चलवाया। बहुत लिमिटेड बजट था हमारे पास, बहुत ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं थे, लेकिन हमें ये था कि ये काम तो करना ही है और ये करेंगे। तो वो हमने किया। अब वहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो हर गाड़ी, अब कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी देखो मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी आपकी होगी कि रोड आपकी बनी रहे। तो हमने कहा जी ठीक है बनाएंगे। वो इलाका ऐसा था कि बारिश हुई, बारिश से वो रोड बह गई, फिर दोबारा बनाई, फिर बाद में पता लगा जी इसके बीच में पाइपें डालनी होती है, तो इस स्टेप से हमने वो किया। वहाँ टेलीफोन नहीं चलता। अब 800 मीटर दूर जो हमारा प्लॉट था, क्यों नहीं चलता? क्योंकि उस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ नहीं था, वो ब्लैंक था, बैरल लैंड काइंड ऑफ थिंग थी। वहाँ पे रेत और बोल्डर्स थे, जैसे रिवर बेड होता है, तो शायद हज़ारों साल पहले कुछ रिवर बेड टाइप की चीज़ यहाँ रही होगी। तो बोल्डर्स और रेत, कोई ज़्यादा कोई हरियाली भी नहीं थी, कोई फसल भी नहीं थी। तो अब वहाँ पे कोई नेटवर्क क्यों चालू करेगा? टावर उतने ज़्यादा थे भी नहीं, और 2004 में उतना ज़्यादा, वैसे भी हम हाईवे पे चलते चलते भी बहुत जगह पे ब्रेक होता था। तो वहाँ पे टावर्स नहीं थे, वहाँ पे रोमिंग नहीं आती थी। टेलीफोन हम BSNL में गए, हमने कहा जी आप हमारे को तार डाल दो। तो उन्होंने कहा जी जब रोड बन जाएगी, हमारी नॉर्म्स में बाकायदा से लिखा हुआ, उन्होंने लिखा हुआ दिखाया कि जहाँ रोड होगी उसके किनारे किनारे पे पोल गाड़ने के लिए हमें किसी से पूछना नहीं होता, और उसके अलावा हमें गाड़ने नहीं होते। तो उन्होंने मना कर दिया। खैर हम क्या करते थे, जाते थे 1 किलोमीटर दूर, फ़ोन अपने प्लॉट पे काम करा रहे हैं, लेकिन टेलीफोन के लिए 1 किलोमीटर दूर जाते थे। अब एक दिन विचार आया कि अब अनपढ़ होना भी कभी कभार, कम पढ़े लिखे होना भी कुछ काम कर जाता। तो हमने सोचा आसमान में तो होंगे ना ये सिग्नल। तो मैंने क्या किया, एक SMS डाला, और SMS डाल के मोबाइल से, और उसको हवा में उछाला और कैच कर लिया। और मैंने देखा कि वो SMS तो सेंड हो गया, और इसी दौरान 2 SMS आ गए। तो इसका मतलब हवा में सिग्नल है। फिर ऐसा 2-3 बार किया, कई बार किया एक्चुअली। फिर हमने बातचीत की अपने बिल्डर से, हमने कहा जी हमें ना एक ऐसा लोहे का एक टावर ऐसा बना दो आप। तो वो उन्होंने टावर बना दिया, और उस पर सीढ़ियाँ चढ़ के, जैसे आपने जनरली सिक्योरिटी टावर्स देखे होंगे, तो उस टाइप का हमने वहाँ पे बनवाया, और उस पर चढ़ के हम टेलीफोन पे बात कर लेते थे, हमारी बात होने लगी। पावर नहीं थी तो हमने जनरेटर अपना लगाया, और पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन भी जनरेटर से हुआ। फिर उसके बाद प्रोडक्शन भी जनरेटर से ही चालू रही।
बोरवेल तो खैर वो एक जनरल फिनोमिना है कि इंडस्ट्री जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या साइजेबल होती है तो वहाँ पे पानी गवर्नमेंट सप्लाई करती ही नहीं है इस इलाके में। वो कहते हैं जी आप अपना ले लो और आपका जो गवर्नमेंट की बॉडी CWG एक्ट जो भी बॉडी है उसका रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो, फुलफिल करो, पैसा उतना जमा कराते रहो सरकार को। तो ये रहा। हर बिल्डिंग मेटल का हर ट्रक आना भी अपने आप में एक खुद से भी प्रोजेक्ट होता था। लोग क्योंकि चारों तरफ जंगल सा था, जंगली जानवर उस दौरान घूमते थे, हाथी भी घूमते थे और लेपर्ड्स भी कभी सुनते थे और बारहसिंगा और हिरन तो बहुत घूमते थे उस इलाके में, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि उनके लिए वो जगह शायद कभी रही थी। तो ऐसे में सेफ्टी की वजह से लोग जाना नहीं पसंद करते थे। अब वो जो नहीं जाना मतलब वो जैसे लेट हो गए वो कहते जी हम कहाँ जाएंगे रात में उतनी दूर तक, 2 किलोमीटर जाना था। रोड तो आ गई लेकिन रोड भी तो उसी जंगल में से थी ना, तो 2-2.25 किलोमीटर तक उनको जहाँ पे सिविलाइज एरिया शुरू होगा वहाँ से 2-2.25 किलोमीटर कहते हैं हम तो नहीं जा पाएंगे जी, तो या तो हमें जल्दी छोड़ो या फिर हमें यहीं रख लो। तो हमने एक डोरमेट्री तैयार की, फ्लैटेड 3-4 फ्लोर, मतलब बिल्कुल रैक टाइप की, क्योंकि जगह जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था तो हमने कहा जी देखो यहाँ रहना चाहते हो रह लो, आप AC लगा दिया और लोगों ने वहाँ रहना पसंद किया। लोगों ने उन्होंने वो रहना और उन्होंने देखा जी आप तो 36 घंटे काम करते हो हम भी करेंगे। सबके मन में एक पता नहीं क्या विचार था। और दूसरी बात क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा थी कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती थी उन लोगों के लिए। तो उसकी वजह से सब लोगों ने कहा जी हम डोरमेट्री में रह लेंगे, हम जैसे मर्जी रह लेंगे, हम 2 दिन बाद चले जाएंगे तो काम करेंगे, लेकिन हम काम करने के लिए आए, आप काम करने के लिए, हम काम करने के लिए आए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लोग, बच्चे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन की डिग्री को छुपा के रखते थे, अपनी 12th की मार्कशीट के बेस पे नौकरी पाते थे। क्यों? उनको ये था कि भाई वाइट कॉलर की जॉब तो ज़्यादा होती नहीं है और ब्लू कॉलर की जॉब में ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा देंगे तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए वो चुपचाप से बताते ही नहीं थे कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो बड़ा दुख होता है उस बात को याद करके कि भाई आप ये सोचिए कि एक ऐसा समय था कि लगभग 80% लोग वर्कर्स, ब्लू कॉलर्स वाले भी हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। जब बाद में वो धीरे धीरे बातें खुलनी शुरू हुई, जब इंडस्ट्री और चारों तरफ एस्टेब्लिश होना शुरू हुई, तो फिर उन्होंने कहा जी हम तो अगर आपके यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है तो हम भी स्टाफ के लिए कैपेबल हैं, हमारे भी ये। तो तब जाके खुलना शुरू हुआ कि इस प्रकार की सिचुएशन है। तो प्रोजेक्ट लगाते समय पे जितने भी चैलेंजेस आए, रोड अनइवन थी, रोड बनाना, फिर वहाँ तक पहुँचना, फिर लोगों को, फिर क्या होता था कि किसी को बुलाएं, वो कहता जी हम तो इस इंडस्ट्री हम ढूंढ ही नहीं पा रहे आपको। तो फिर वो नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर उसको बुला के लाना सिविलाइज एरिया तक, वहाँ से उनको लेके जाना। तो उस तरह के काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे और ये चैलेंजेस कोई एक प्लांट में नहीं रहे, आने वाले कई समय तक रहे। इस दौरान 2 साल लग गए। 2 साल में बहुत शानदार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया। मन के अंदर हमारे भी विचार क्लियर होते चले गए कि ग्रीनरी पे फोकस करना है। तो आप चारों तरफ देखेंगे कि हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति बहुत सजग हैं। फिर जिस समय पे पहला प्लांट लगाया तो उस समय पे उन्होंने कहा था कि आपको ETP मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि जब रोड ही नहीं मिली तो ETP कहाँ से बन गया होता। ETP मीन्स जो पॉल्यूशन ट्रीटमेंट, जो हम लोगों का जो वेस्ट निकलेगा उसको वो ट्रीट करेंगे, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। अब गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया तो हमारे लिए कंपल्शन हो गई कि टू हैव आवर ओन ETP। तो लेकिन मन में विचार आया कि क्यों ना हम जीरो डिस्चार्ज वाले फोकस पे चले। एनवायरनमेंट के प्रति फोकस जो है वो डे 1 से हमारे अंदर विचार बैठ गया। उस समय पे कंपल्शन के साथ बैठा, लेकिन बाद में वो हमारे मन का विचार हो गया। बाद में गवर्नमेंट की कुछ स्टेप की नॉर्म्स थी कि नहीं आपको वो पानी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पैसा जो लगाया, जो सेंट्रल ETP वालों ने, उनका बिल कैसे चलेगा, उनका काम कैसे चलेगा, तो उनके खर्चे कैसे चलेंगे, तो इसलिए हमें वो पानी उनको देना पड़ता है। लेकिन हमने कुछ प्लांट जहाँ पे ऐसी नॉर्म्स नहीं हैं वो हमने जीरो डिस्चार्ज पे डिज़ाइन किए कि जिससे कि एनवायरनमेंट हमारी वजह से पॉल्यूट ना हो। और कभी भी ये सोच के नहीं किया कि हमें इस ज़मीन से, इस मिट्टी से, इस मदर नेचर से कुछ खींचना है। एक्चुअली कोशिश ये की कि भी गिविंग बैक, हालांकि गिविंग बैक होता नहीं है। मदर नेचर को आप कितना भी वापस कर दोगे आप दे ही नहीं सकते कभी भी। लेकिन कोशिश यही है कि भाई जितना पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम हार्वेस्ट कर पाएँ, चाहे पड़ोस के गांव में तालाब लेके कर पाएँ, उनके कलेक्शन करा के कर पाएँ। जितना हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करें कि जितना कार्बन एमिशन को हम कितने पेड़ लगा पाएँ। तो इस तरह की चीज़ों पर भी फोकस है। एकम्स जाना जाता है अपनी रिसर्च के लिए भी, नॉट जस्ट क्वालिटी सिस्टम। उस पर भी आपका फोकस बहुत शुरुआत से ही था जी। उसके पीछे क्या वजह थी?
देखिए फार्मा में दो ही चीज़ें हैं, वन इज़ क्वालिटी सिस्टम, वन इज़ प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी।